हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर, अड्डा कामयाबी का। हम लोगों ने जनन शुरू कर दिया है और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जनन क्लासेस को लाइव ही रखूंगा। क्लास 12वीं का जो सिलेबस है वो मैं लाइव रखूंगा और हम 2 क्लासेस भी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। और आज मैं जो है आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर जो है वो डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज गोविंद तोमर। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा मैंने जो अपने सर्टिफिकेट हैं, रिसर्च सर्टिफिकेट, उसे नेशनल और अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी कंप्लीट किया है। आई हैव डन माई सर्टिफिकेट इन अ रिसर्च कॉल्ड CCR5 रिसेप्टर मॉड्यूलेशन फ्रॉम IIT खड़गपुर। इसके अलावा मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जो है वो सर्टिफिकेट किए हुए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जीवों के लिए जो जनन है वो क्यों आवश्यक है। वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप एक बात समझिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो जनन द्वारा जीवों की निरंतरता बनाई जाती है, जनन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जीवों की जो है वह निरंतरता बनाई जाती है। क्योंकि प्रत्येक जीव की एक निश्चित अवधि होती है, अर्थात वह उस निश्चित अवधि के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु मृत्यु से पहले उसे अपनी जो है अगर वह जनन करता है तो वह अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है कि जो पीढ़ियां हैं अर्थात जो जनरेशंस हैं उनका जो कंटिन्यूएशन होता है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है जनन की वजह से। क्योंकि जनन होता है इसीलिए जो पीढ़ियों का कंटिन्यूएशन है वो रहता है। दूसरी बात, जनन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आपको पृथ्वी पर जो पादप हैं, पशु हैं, इनकी जो जातियां हैं, इनकी जो विशाल संख्या बनी हुई है, इसको मेंटेन करने के लिए भी जनन आवश्यक है। अगर किसी प्रजाति में जनन या प्रजनन ना हो तो वह प्रजाति जो है विलुप्त हो सकती है। और इस प्रकार पहले समय में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। ना जाने ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो हमारे ढूंढने से पहले ही, जिनके बारे में हमें पता लगता उससे पहले ही वो विलुप्त हो गई। तो जनन पृथ्वी पर जो है लाइफ मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक है और जो जनरेशन है उनको मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक है। तो 2 टेक अवे आपको यहां से लेने हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या है कि जो जनन है वह पृथ्वी पर जीवन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, और जो दूसरा टेक अवे आपको लेना है वह यह है कि यह पीढ़ियों को आगे निरंतर करने में भी आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं कि जनन की कौन सी विधि जो है वह अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी विधि है जनन की जो अच्छी है। अब जनन की तो 2 विधियां होती हैं, पहली होती है एसेक्सुअल, दूसरी होती है सेक्सुअल। आप मुझे बताएं एक बार, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि जो है जनन की वह अच्छी रहेगी। बताएं आप मुझे, कमेंट करें आप मुझे। ऑफ कोर्स सेक्सुअल मेथड जो है वह जनन के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा सेक्सुअल मेथड अच्छा, तो देखिए मैं अब आपको बताता हूं। लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं आती हैं, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं नहीं आती हैं। अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती है वह बिल्कुल अपने जनक की जैसी होती है। जैसे जनक है वैसी उनकी संतति भी उत्पन्न होती है। अब यह प्रश्न ये आता है कि इन विभिन्नताओं का उपयोग क्या है, या फिर जो ये मैं आपसे विभिन्नताओं की बात कर रहा हूं, ये विभिन्नताएं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं। देखिए विभिन्नताएं आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो विभिन्नताएं आती हैं ये किसी भी जीव को उसके पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। जैसे जैसे पर्यावरण में चेंजेस आते हैं उस प्रकार से वह व्यक्ति अपने पर्यावरण में ढलता जाता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई विभिन्नता नहीं आती। जैसे पेरेंट्स पहले एनवायरमेंट में थे ऐसा ही उनका जो जेनेटिक मटेरियल है अर्थात जो उनका आनुवांशिक मटेरियल है वह वैसा का वैसा ही है। अब उनकी प्रोजेनी में भी अर्थात उनकी संतति में भी सेम चीज आ रही है ना, एज इट इज चीज इज गोइंग टू पास टू द प्रोजेनी एज वेल। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब सेम चीज प्रोजेनी में भी पास हो रही है तो वो जो समय के साथ जो पर्यावरण में बदलाव आए वो उस हिसाब से नहीं ढल पाएंगे। तो चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर आपको पता है कि जो युग्मक है वह बनते हैं, और जो युग्मक है मैंने आपको पहले भी बताया है वे कैसे बनते हैं, तो वे बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक ऐसा फेज आता है जहां पर एक जनक और दूसरे जनक, अर्थात हमें पता है ना लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मादा और एक नर। तो दोनों के जो युग्मक होते हैं उनके बीच में रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि पुनर्संयोजन होता है उनके बीच में। ठीक है, उनके जो युग्मक है उनके बीच में पुनर्संयोजन होता है, और ये जो पुनर्संयोजन है यही है विभिन्नताओं का एक कारण कि जो संतति आएगी उसमें कुछ गुण
पैतृक होंगे और कुछ गुण मात्रक होंगे। पैतृक से मेरा मतलब फादर की साइड से, पिता की साइड से, और कुछ गुण उसकी मम्मी की साइड से अर्थात उसकी माता की साइड से होंगे। तो पर्यावरण में जो अनुकूलन की संभावना है, ठीक है, वो पैदा करते हैं, ये जो विभिन्नताएं हैं ये चीज पैदा करती हैं। और जो जाति है, जो भी प्रजाति है जो जिसमें विभिन्नताएं हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से अपने पर्यावरण में आने वाले बदलावों को टॉलरेट कर सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लोन क्या होते हैं। देखिए, क्लोन का मतलब होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें, वे जो एक जैसे दिखाई देते हैं। आपने कई बार देखे होंगे ना कि दो भाई, जुड़वा भाई एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उसे क्लोन कहेंगे? क्या दो जुड़वा भाइयों को क्लोन कहा जाए जो बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रहे हैं? ऐसा है क्या? है ना? बताएं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। वो क्लोन नहीं है, क्लोन नहीं होंगे वो, चाहे वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्लोन नहीं है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्लोन क्या है। तो देखिए, दो शब्दों को ध्यान दीजिए, यहां पर दो शब्द लिखे हुए मैंने, आकारिक अर्थात मोर्फोलॉजिकल। आकारिक का मतलब है कि कोई व्यक्ति देखने में कैसा दिखाई देता है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाई दे रहा हूं, तो आपको मैं देखने में कैसा दिखाई दे रहा हूं, ये मेरी मॉर्फोलॉजी है, ये मेरा आकार है, ठीक है। और दूसरा जेनेटिक रूप से, अर्थात आनुवांशिकता कैसी है, किसी भी जीव की आनुवांशिकता कैसी है, अब वो आप नहीं देख सकते। आई मीन टू से, अब आप मेरे डीएनए को नहीं देख सकते ना, कि आप आंखों से देख लेंगे कि यस, आप मुझे बता दें कि जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात जो मेरा आनुवांशिक गुण है, वो कैसा है, ये नहीं बता सकते आप। तो क्लोन के अंदर क्या होता है, जो ये आनुवांशिक मटेरियल है वो एग्जैक्टली सेम होगा अपने पेरेंट के जैसा। अगर पेरेंट के पास जैसा आनुवांशिक, और आई थिंक दिस इज एनीवे, तो जैसा पेरेंट के पास आनुवांशिक मटेरियल है, ऐसा ही जो होगा वो संतति के पास भी होगा, सेम आनुवांशिक मटेरियल। तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होंगी, जो संतति होंगी वह आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जेनेटिक के रूप में समान होंगी, और मॉर्फोलॉजिकल भी होंगी। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब फिजिकली भी वैसे दिखाई देंगे, लेकिन फिजिकली कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि अमीबा। अब जरूरी थोड़ी कि अमीबा, जो डॉटर अमीबा बन रही है, जो पुत्री अमीबा सेल बन रही हैं, कोशिकाएं बन रही हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है, इनका जो कोशिका द्रव्य है वह मूव करता है, तो उसकी वजह से उनकी बाहरी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनका आंतरिक आनुवांशिक मटेरियल है वह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा इनके जनक का है। तो इन्हें हम क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन हम किसे कहेंगे? क्लोन हम कहेंगे कि जब किसी जीव के आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिक गुण है, वो बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उसके जनक के, तब हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को हम क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उनका आनुवांशिक पदार्थ है वह बिल्कुल वैसा होता है जैसे उनकी जनक कोशिकाओं का होता है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं कि अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये कहता है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर मिलते हैं, ऐसा क्यों है? क्या यह कथन हर समय सही रहता है? ये बात भी हम करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई है कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, जो युग्मक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब क्योंकि वहां पर जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्रॉसिंग ओवर, अर्थात जिसे हम लोग विनिमय भी बोलते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, वो होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि मेरा एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की दो आर्म है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, मान के हम ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है। और लेट मी टेक अनदर कलर टू एक्सप्लेन दिस। लेट मी टेक द ग्रीन कलर, ओके। चलिए, अब देखिए, ये जो है हमारा, एक सेकेंड, या ये जो हमारा ग्रीन वाला क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम हुआ और एक हमारा रेड वाला क्रोमोसोम है। तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी कि जो ये एक्चुअली मार्कर में कुछ इश्यू आ रहा है, बट एनीवे, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगी, मान के चलते हैं हम इस तरीके से कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये इसकी दो आर्म, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, ये इसकी दो आर्म, ये एक जनक में है इस समय, ये दूसरे जनक में है, ठीक है। ऐसे हम मान के चलते हैं।
ओके, अब एक ही जनक के जो क्रोमोसोम्स हैं उसके क्रोमोसोम के अंदर, या सिंपल हम क्रॉसिंग ओवर को समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, अब आपको पता है अगर मैं मानवों की बात करूं 23 उसे अपने फादर से मिले, 23 उसे अपनी मदर से मिले, ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर 46 है। अब देखिए हम एक कंडीशन मानते हैं कि ये एक 23 क्रोमोसोम इस तरीके से है और 23 क्रोमोसोम इस तरीके से है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इनको बोलते हैं क्रोमेटिड, अर्थात इनकी आर्म्स। तो ये एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड हो गई और ये दूसरे क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये पहले क्रोमोसोम की दो आर्म, एक एरी दूसरी एरी, ये दूसरे क्रोमोसोम की दो आर्म, एक एरी दूसरी एरी। अब अगर मैं खाली इस क्रोमोसोम को देखूं तो एक ही क्रोमोसोम की दो आर्म को हम बोल सकते हैं ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक साथ अटैच्ड है। और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड क्योंकि ये भी एक, ये वाली जो है ये भी सिस्टर क्रोमेटिड क्योंकि ये भी एक साथ अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों इस तरीके से मिल जाएं, इस तरीके से मिल जाएं, देखिए मेरी बात सुनिए, तो ये है एक, ये वाली, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो अब ये जब दो ऐसे मिल जाएंगी तब हम इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं उनके अंदर रेंडम सेग्रीगेशन होता है। कहने का मतलब है जो गुणसूत्र हैं उनके अंदर अदला बदली हो जाती है। अभी आप ऐसे समझें, ठीक है। और अब जो गुणसूत्र हैं उसके अंदर माता वाले कैरेक्टर भी हैं, पिता वाले कैरेक्टर भी हैं जो संतति में जा रहे हैं। इसका मतलब जो संतति के अंदर क्रोमोसोम्स जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें जो विभिन्नताएं आ रही हैं अत्यधिक आ रही हैं, और उनमें जो सर्वाइवल है, उत्तरजीविता के जो चांसेस हैं वो भी अवसर जो है वो अधिक होते हैं। तो यहां पे मैंने मेंशन भी किया है कि जो उत्तरजीविता के इनके चांसेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, जो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो भी अत्यधिक होते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में रिकम्बिनेशन होता है, और रिकम्बिनेशन के बाद जो विभिन्नताएं आती हैं वो विभिन्नताएं अत्यधिक आती हैं, जिसकी वजह से जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उनके अनुकूल जो ये लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति हैं ये आसानी से ढल पाते हैं, और इनके जो जीवित रहने के लिए जो प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है वह इजिली हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब एब्सेंट है, वहां पर ऐसा क्रॉसिंग ओवर, युग्मक का बनना या फिर युग्मक का फॉर्मेशन सब कुछ एब्सेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब एक और बात करते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। देखिए प्रश्न लगभग सभी एक जैसे हैं। अब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में तो डिस्कस किया है कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। विभिन्नताओं का क्या कारण है, क्रॉसिंग ओवर पहला कारण, रिकम्बिनेशन दूसरा कारण। मोर और लेस ये दोनों टर्म हालांकि एक जैसे ही हैं, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर को हम लोग बोलते हैं, मैंने भी आपको बताया ना, क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं विनिमय, और जो आपका रिकम्बिनेशन है वह पुनर्संयोजन, अर्थात जो विनिमय और पुनर्संयोजन की वजह से जो संतति उत्पन्न हो रही है लैंगिक जनन द्वारा, उसमें उत्तरजीविता के जो चांसेस हैं वो अत्यधिक हो जाएंगे क्योंकि वह जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होगी। जबकि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वह देखिए वह बिल्कुल अपने जनक के जैसी होगी, बिल्कुल और बिल्कुल अपने जो जनक है उससे पूर्णतः समान होगी। लेकिन लैंगिक जनन में क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपको समझना है ये बात, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ही रिकम्बिनेशन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब हम लोग पढ़ेंगे, और कक्षा 11वीं में आप अगर पढ़ के आए हैं, नहीं तो मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा अर्धसूत्री विभाजन पर, आप फिर उसे देखिए, ठीक है, आपको समझ जरूर आएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो ये विनिमय है अर्थात क्रॉसिंग ओवर है और रिकम्बिनेशन होता है। ये कारण है कि लैंगिक जनन जो है वे लैंगिक जनन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती हैं उनमें उत्तरजीविता के भी जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं और वे विभिन्न भी होती हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं अपने जनक से। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कायिक प्रवर्धन क्या है, से आप क्या समझते हैं, या इसके कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था ना कि किसी पौधे के भाग जैसे कि जड़, तना, उसकी पत्ती से किसी नए पौधे का तैयार होना, लेकिन इसके अंदर जो लैंगिक जनन है वो नहीं होगा। कायिक प्रवर्धन, पहले तो आप ये समझिए कि जब मैं बोल रहा हूं कायिक प्रवर्धन, तो ये जो कायिक प्रवर्धन है ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। जो एक कायिक प्रवर्धन है यह एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, ये बात भी आपको समझनी है। और इसके अंदर क्या होता है, जड़, तना, पत्ती द्वारा किसी नए पौधे को तैयार किया जाता है। 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसके, ठीक है। मैंने आपको बताया था कायिक प्रवर्धन के जो कृत्रिम मेथड हैं, जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे।
अब ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर जो वर्षी भाग हैं, वर्षी का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। समझिए, जनांग अलग होते हैं जो जनन में सहायक करते हैं, जैसे कि फूल, फूल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक प्लांट का जो फूल है वह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि जो वर्षी भाग की मैं बात कर रहा हूं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, वह जो है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो वर्षी भाग से किसी नए पादप का जो है उत्पन्न होना, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अर्थात कायिक प्रवर्धन। कायिक से मेरा क्या मतलब है? कायिका हम किसे बोलते हैं? कि वे कोशिकाएं जो द्विगुणिक होती हैं, आई मीन टू से जिसमें 2n, मैं आपसे बात करूं ना क्रोमोसोम्स की, हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना क्रोमोसोम्स के बारे में कि जो 2n होती हैं, यहां पर हम उन्हें कायिक बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि जब कोई पौधा जड़, तने या पत्ते इत्यादि से जो है वह उगता है बिना किसी लैंगिक जनन के, बिना किसी किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट के इन्वॉल्व हुए, तो अब हम उसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। उसके दो एग्जाम्पल्स देखिए, एक मैंने आपके साथ प्रकंद लिखा है, अदरक एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, और दूसरा ब्रायोफाइलम एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आलू है, आलू आप देखते हैं ना, आप आलू मिट्टी में उगाएंगे तो उसमें एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है। जैसे सपोज कि अगर ये है आलू है, तो आपने देखा होगा यहाँ एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है यहाँ पर, तो जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, इनसे नया जो है वह तना निकलेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गन्ना आप समझते हैं, तो ये सारे के सारे जो है कायिक प्रवर्धन से होता है। हम गुलाब उगा देते हैं ना, गुलाब की डंडी लेते हैं, उसको काट के मिट्टी में डाल देते हैं, धीरे धीरे वह समय के साथ जड़ पकड़ लेता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं वे कायिक प्रवर्धन के ही एग्जाम्पल हैं। व्याख्या कीजिए किशोर चरण, प्रजनक चरण तथा जीर्णता चरण। याद है आपको मैंने तीन चीजें आपसे बात की थी, जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस एंड सेनेसेंस फेस, ये वही है। जब मैं बात करूं जुवेनाइल फेस की या फिर किशोर चरण की, देखिए ये मैंने आपको दो चीजों, मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने आपको मानवों का उदाहरण दिया था। अब यहां हम एक पौधे का उदाहरण लेते हैं। जब किसी एक बीज का जो है वह अंकुरन होता है, ये बात समझिए, मैं सबसे पहले आपके साथ किशोर चरण डिस्कस करूंगा। किशोर का आपको ये बात समझनी है कि जब वह रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है, जब वह जनन के लिए अभी वह जनन नहीं कर रहा है, उससे पहले वाली अवस्था, एक चीज समझ लीजिए, जनन से पहले वाली अवस्था को हम लोग किशोर चरण बोलते हैं। और जब जनन की अवस्था चली जाती है, उसके बाद जो चरण आता है उसको जीर्णता चरण बोलते हैं या फिर जीर्णावस्था बोलते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था भी बोल देते हैं हम इसे, सेनेसेंस फेज भी बोल देते हैं, ओल्ड एज भी बोल देते हैं, एजेड भी बोल देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किशोर चरण में क्या होता है कि किसी नवजात पौधे का निर्माण होता है, जब मैं पौधों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये नवजात पौधा जो है वह धीरे धीरे विकसित करेगा, वृद्धि करेगा और अपने अलग अलग कायिक भागों को बनाएगा। मैं फिर बता दूं आपको, कायिक भाग क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं, ऐसे भागों को हम कायिक बोलते हैं जिसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या, मतलब 2n वाली संख्या होती है, द्विगुणित होते हैं वहां क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जैसे कि कायिक भाग क्या है? जड़, पत्ता, तने इत्यादि, ये सारे जो है वह कायिक भाग ही तो होते हैं, ठीक है। अब ये सारे किशोर अवस्था के चरण हैं, अर्थात कि अभी ये रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ ग्रो कर रहे हैं। जो इनकी ग्रोथ होगी अब धीरे धीरे समय के साथ वह रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ हो जाएगी। ओके, अब जब यह अवस्था खत्म हो जाएगी, जब जो किशोर प्रवस्था है, जब किशोर अवस्था है, जब यह खत्म हो जाएगी, तब इसके साथ शुरुआत होती है जनन अवस्था की या फिर जनन प्रवस्था की। एक और चीज मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब जीवों की बात करते हैं, मतलब अर्थात जंतुओं की बात करते हैं, ह्यूमंस में बात करते हैं। जब एक शिशु का जन्म होता है तब वह बहुत छोटा है, 10 से 12 साल की जो अवधि है, जो उसकी एज है, उसमें वह जुवेनाइल फेज की तरफ चलता है, अर्थात वह अभी यौवनारंभ की तरफ जाएगा, ठीक है। अपनी जब वह किशोर अवस्था को चेंज करेगा तब वह यौवनारंभ की तरफ जाएगा। तो जो अर्ली एज है, आई मीन टू से जो ये बर्थ के साथ जो 10, 11, 12 साल तक की एज है, इसके अंदर क्या होगा कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मैच्योर नहीं होंगे, लेकिन जो शरीर का बाकी भाग है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र मैच्योर होगा, शरीर में जो हार्मोनल सिस्टम है वह मैच्योर होगा, शरीर की वृद्धि होगी, शरीर में सोचने की क्षमता जो है वह उसमें बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी चीजें होंगी, उसके खुद के शरीर की वृद्धि होगी, लेकिन प्रजनन तंत्र उसका जो है, वह जनन तंत्र जो है वह अभी मैच्योर या परिपक्व नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कब होता है? ये होता है किशोर चरण के अंदर। और मैंने आपके साथ अभी प्लांट में भी डिस्कस किया इसे, और मैंने आपके साथ जंतुओं में भी डिस्कस किया, स्पेशली हमने ह्यूमंस का एग्जांपल लिया। रिप्रोडक्टिव फेज को पढ़ते हैं इसी के अंदर। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज या फिर प्रजनक चरण क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज या फिर प्रजनक चरण क्या है?
जब पौधों की बात करें तो जब उसमें पुष्प लगने लग जाते हैं, तो जब जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ लिख के बताया ना कि जब वहाँ पुष्प आ जाते हैं, तो जब पुष्प आ जाते हैं तो पुष्प लगने से क्या पता चलता है कि अब प्रजनक चरण का आरंभ हो गया है, क्योंकि अलग अलग पौधों में एक विशेष ऋतु में जो है वह फूल आते हैं, और फूल आने का मतलब क्या है कि फूल उसका एक जननांग है। ठीक है, तो जब जनांग है उसके अंदर, तो उसके अंदर मादा अंग भी है और नर अंग भी है, और उसके बाद जो है वहां पर जनन होता है। तो जब पुष्प आने लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रजनक चरण है वह आरंभ हो गया है, वह जो है आरंभ हो गया है। अब डिपेंड करता है अलग अलग पौधों के हिसाब से कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें उनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आते हैं, कुछ में वार्षिक आते हैं, वार्षिक का मतलब एवरी ईयर, कुछ में द्विवार्षिक आते हैं मतलब 2 साल में एक बार, तो अलग अलग जो है वह देखी जा सकती है प्रजनक चरण। बट प्रजनक चरण का मतलब क्या है कि जब जनन की क्षमता आ जाती है, ठीक है, किसी पौधे में। अगर इसे हम किसी जंतु के विषय में बात करें, मानवों के विषय में बात करें, तो देखिए किशोर अवस्था का जो समय है वह लगभग थोड़ा बहुत वेरी करता है। पुरुषों में भी इवन किसी में 12, 13, 14, 15 ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो जनांग हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो गुप्तांग होते हैं बेसिकली वहां पर जो है वो बालों का जो वहां आना वो भी हो जाता है, तो अत्यधिक अलग अलग तरह के चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का ऑनसेट है, कहने का मतलब जो प्रजनन चरण जो है वह अब आ चुका है। तो इसके अंदर जो है अलग अलग प्रवस्थाएं देखी जा सकती हैं। कैसी प्रवस्थाएं कि जो शरीर के अंदर अलग चेंज आ रहा है। अगर मानवों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ना, जनान जो होते हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है, इत्यादि इत्यादि ऐसे इसमें चेंज आते हैं, और प्रजनन में ये चेंज जो है वे सहायक भी होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऋतु के अंदर, एक दी हुई ऋतु के अंदर ही जो है उनके अंदर जो प्रजनन तंत्र है वह एक्टिव हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो अर्थात कि जो ऋतुओं के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनमें हर समय जो है एक बार जब रिप्रोडक्टिव ऑनसेट हो गया उसके बाद हमेशा जो है वह एक्टिव रहते हैं जो प्रजनन तंत्र हैं। इन्हें हम बोलते हैं नॉन सीजनल ब्रीडर्स। नॉन सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर किसी सीजन पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, लाइक ह्यूमंस एंड ऑल, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट, ये किसी सीजन पर डिपेंड नहीं है, दे आर नॉट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर सीजन। ये किसी सीजन पर डिपेंड नहीं करते कि एक सीजन आएगा और तब वह जब जनन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे जंतु और पक्षी होते हैं जो जब सीजन आता है एक पर्टिकुलर सीजनल में, एक पर्टिकुलर ऋतु के अंदर जो है उनके जो जनन अंग हैं वह एक्टिव होते हैं और वो जनन के लिए जो है प्रयुक्त हो पाते हैं। बात करते हैं सेनेसेंस फेज अर्थात जीर्णता या फिर वृद्धावस्था की। देखिए वैसे तो पौधों के अंदर ये जो जीर्णता है, क्या है कि पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, आपको ये बात समझनी है। अर्थात ये बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है, नए नए उत्तक यहाँ से बनते रहते हैं। तो इसी वजह से जो पौधे हैं उसमें जो ग्रोथ भी होती है, जो वृद्धि होती है, वो भी अनलिमिटेड होती है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा लंबी ग्रोथ होती है ना, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता। तो पौधों में जो जीर्णता का चरण है वो भी बहुत लेट आता है, क्योंकि हर साल इसमें वृद्धि होती है, हर साल नए जो है अंग बनते हैं, फिर उनमें पुष्प लगते हैं, फिर उनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जंतु की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं या ह्यूमंस की बात करूं, तो हम जो है वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं समय के साथ साथ। और एक कब होता है? जब किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वह समय के साथ साथ जो है वृद्धावस्था को भी बढ़ता है। उनके शरीर के अंदर एक जो चेंज आता है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि उनके शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो यह उपापचय क्रियाएं होती हैं, ये मंद हो जाती हैं, और इस वजह से जो जीर्णता स्टेज है, जो जीर्णता अवस्था है, वह आती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी लाइफ की 3 फेजेस को समझा। अब एक और बात, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि अपनी जटिलता के बावजूद जो बड़े जीवों हैं, बड़े जीव में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्यों? अब देखिए जटिलता के बावजूद, ये प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं समझिए, कि जब इतनी जटिलता है तो वो तो एक छोटा सा मेथड अपना लेते, बड़ा सिंपल सा मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा नहीं अपनाया। देखिए होता क्या है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं तथा इन जीवों से नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब जो ये नर और मादा युग्मक बन रहे हैं, एक तो ये जीव वैसे ही जो है इतने जटिल हैं, तो इनकी संतति जो हो रही है, उनके सर्वाइवल के चांस भी तो बढ़ने चाहिए ना, क्योंकि ये जीव इतने जटिल हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वह भी जटिल ही है। जटिल किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जब हम 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे, मतलब 2nd के बाद वाला, तब मैं आपको बताऊंगा जेस्टेशनल पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है
जो हम पूरी प्रेगनेंसी को पीरियड बोलते हैं, मतलब निषेचन से लेके प्रसव तक का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल पीरियड। और जो ये सबसे लंबा पीरियड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस में होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ जेस्टेशनल पीरियड? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि किसके अंदर जो है सबसे लंबा जेस्टेशनल पीरियड होता है। टेल मी अबाउट इट, बताइए। हाथी के अंदर, एलिफेंट के अंदर द टाइम ड्यूरेशन इज 22 मंथ, लेस देन 2 मंथ इन 2 ईयर्स, 2 साल से सिर्फ 2 महीने कम। तो इतना लंबा चरण है। तो हमें मतलब प्राकृतिक को क्या सुनिश्चित करना है कि जो उनकी संतति है उनकी उत्तरजीविता भी मेंटेन रहे। और आपको भी पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, लैंगिक जनन में जो है वो उत्तरजीविता के तौर से भी बहुत सहायक है, क्योंकि विभिन्नताएं आ रही हैं, ये विभिन्नताएं पर्यावरण के अनुकूल हैं, इसलिए जो है उत्तरजीविता के लिए भी यह जो है सहायक होती है। क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर जो संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं, इन संरचनाओं की जटिल होने के बावजूद भी लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित अनुक्रम का पालन करती हैं तथा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जाइगोट अथवा भ्रूण पूर्ण सुरक्षित होता है। तो इसी बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात, लैंगिक जनन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, आंतरिक निषेचन है, जो भ्रूण की सुरक्षा की आपको जो है वो मिल जाती है, भ्रूण की सुरक्षा मिल जाती है, जाइगोट की सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं इसे एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो वहां भ्रूण की सुरक्षितता नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू लोअर, अगर मैं एसेक्सुअल में बात करूं इस चीज को, तो वहां पर तो आप देखिए उत्तरजीविता की भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्या कारण क्या है? क्योंकि वहां विभिन्नताएं नहीं है, विकास के लिए वो सहायक नहीं है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है कि जटिलता के बावजूद जो बड़े जीव हैं उनमें लैंगिक प्रजनन इसलिए पाया जाता है 3 कारण। पहला, उनकी उत्तरजीविता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो समय के साथ पर्यावरण को उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं, ठीक है। जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। पर्यावरण जैसे चेंज हो रहा है, विभिन्नताएं उस प्रकार से आती हैं और वो जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। और तीसरा, इनके अंदर आंतरिक निषेचन है जो उनकी जाइगोट की जो सुरक्षा की गारंटी भी प्रोवाइड कराता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर्बद्ध होते हैं। इस बात को समझते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो गैमेट्स होते हैं अर्थात जो युग्मक होते हैं वे ए गुणित होते हैं। तो ए गुणित का मतलब क्या है कि एन, इसके अंदर जो सेट होगा क्रोमोसोम का, एक सेकेंड, इसके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो आधा होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि क्या युग्मक जनन अर्थात गेमेटोजेनेसिस और मियोसिस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है? तो आंसर है हाँ। युग्मक जनन कैसे हो रहा है ये बताएं आप मुझे। जो स्टार्टिंग की कोशिकाएं हैं, जो इनिशियल कोशिकाएं हैं, जो आरंभिक कोशिकाएं हैं जिनसे युग्मक बनते हैं, वे तो खुद द्विगुणित हैं। तो द्विगुणित में अगर सूत्री विभाजन हो जाए तो द्विगुणित कोशिकाएं बनेंगी। तो उनके अंदर क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए अगुणित जो है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि जो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड जो है सेट, वह बनता है, मतलब अगुणित सेट बनता है। तो बिल्कुल जब युग्मक बन रहे हैं तो उसमें मियोसिस का बहुत बड़ा रोल है, अर्थात सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का रोल है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है, क्रोमोसोम्स को आधे कर देता है। अब जब एक जनक से आधे क्रोमोसोम और दूसरे जनक से जो है आधे क्रोमोसोम वह आएंगे, वह संलयन करेंगे तथा उनके संलयन से क्या होगा, जो जाइगोट बनेगा वह जाइगोट के अंदर फिर से जो है 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन और जो युग्मक जनन है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ये अर्धसूत्री विभाजन है और जो युग्मक जनन है ये आपस में अत्यधिक संबंधित हैं, क्योंकि अगर युग्मक जनन होगा तो वह अर्धसूत्री विभाजन के बिना तो संभव ही नहीं है, एटलीस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 11। और प्रत्येक पुष्पी पादप के भागों को पहचाने तथा लिखें कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। सबसे पहला अंडाशय, ओवरी। देखिए ओवरी की बात कर रहे हैं, ओवरी द्विगुणित है। क्यों है ओवरी द्विगुणित? क्योंकि उसके अंदर जो है वह अंड बनता है, अर्थात उसके अंदर जो है वह गैमेट बनता है, युग्मक बनता है, जो कि अगुणित होता है। तो इसका मतलब हमें यहां पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब हम बात करें तो यह है हमारा 2n, ठीक है, जो ओवरी है वह है आपकी 2n। एंथर, परागकोश। परागकोश वो होते हैं जिनके अंदर पराग बनते हैं, अर्थात एंथर वो है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है? प्लांट्स के केस में मेल गेमेटोफाइट, अर्थात जो पादप हैं उनकी जो जनन कोशिकाएं हैं वे क्या हैं? वह पराग हैं। तो पराग बनते हैं किसमें? एंथर में, अर्थात परागकोश में। तो परागकोश क्या हुए?
परागकोश भी हुए 2n, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अंड का डिंब अर्थात जो एग है वह कैसा होगा, तो अभी बताया कि ओवरी के अंदर एग बनता है, अर्थात जो हमारा बेसिकली अंडाशय है उसके अंदर अंडे का निर्माण होता है। तो जो अंडा होगा, जो एग होगा, वह आपका कैसा होगा, वह आपका होगा n। चौथा है पॉलन, पॉलन भी आपका n होगा। अभी आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि वह क्या है, वह एक रिप्रोडक्टिव सेल है, इसीलिए भी n है। मेल गैमेट, स्पर्म की बात कर रहे हैं, आप सबको पता है, मैं काफी देर से जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया मैं यही बोल रहा हूँ, मेल गैमेट्स में मियोसिस होती है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से वो भी क्या होते हैं, n। और युग्मनज क्या है, अर्थात जाइगोट क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा आपका 2n। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए। देखिए बाह्य निषेचन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है, ऐसे निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। ऐसा निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर होता है, इसे हम बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक है वह अपने गैमेट्स को किसी बाहर माध्यम में निकालता है, तथा वहां पर जो मादा है वह भी अपने अंडे निकालती है। अब जब वहां अंडे भी हैं और अगर नर के जो है वह युग्मक भी हैं, तो उनका संलयन हो जाता है और उसके बाद जाइगोट की जो प्रक्रिया है वह होती है। लेकिन इसका एक नुकसान है, और नुकसान क्या है कि देखिए मादा जंतु द्वारा जो जल में दिए गए अंडे हैं उनकी सर्वाइवल का बड़ा इश्यू होता है कि उनको कोई दूसरा जो जीव है वह खा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो नर के जो स्पर्म है या जो नर के जो शुक्राणु हैं, जो उसके युग्मक हैं, वे पानी के बहाव जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो, तो बहुत सारे ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो इसे सपोर्ट नहीं करती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बाह्य निषेचन क्या हुआ, बाह्य निषेचन हुआ कि जब जो निषेचन है वह किसी शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर अर्थात किसी जो है ना माध्यम के अंदर होता है, तो ऐसे निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। और उसका जो नुकसान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका नुकसान है, जो उसका नुकसान है वह मैंने अभी आपको बताया, फिर डिस्कस भी करते हैं कि जो सुरक्षा है उसका कोई प्रबंध नहीं होता। पहली बात तो अभी मैंने आपको बताई है ये बात कि जो सुरक्षा है उसका कोई प्रबंध नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे नहीं है। प्लस अनेक अंडे व शुक्राणु जल की धारा में बह जाते हैं, अथवा प्रतिकूल ताप टू से कि जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल नहीं है, जो रसायन आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो उनके नष्ट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर कि वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, अर्थात उनका निषेचन होगा। तीसरी बात, जो उनका निषेचन होना है वो भी निश्चित नहीं होता, तो जो निषेचन है वो निश्चित नहीं होता, और केवल संयोगवश, कहने का मतलब रैंडम चांसेस होते हैं कि अगर जो है निषेचन हो जाए तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि परभक्षी जो तो उन अंडों का ही ग्रहण कर लेंगे, उन अंडों को ही खा लेंगे, तो ना बचेंगे अंडे, ना बचेंगे, ना होगा निषेचन। ठीक है। और दूसरी बात, निषेचन के बाद जो बनने वाली संतति होती है उनकी संख्या अधिक होती है, तो इसलिए उनकी भी सुरक्षा का कोई आधार नहीं है, उनकी भी सुरक्षा की कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, कोई भी जो जीव है वह उन्हें भी आराम से खा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो सारे हैं वो हानियां हैं। युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। जो गेमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन, नर एवं मादा के अंदर जो युग्मक बनना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं युग्मक जनन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात मैं आपसे कई बार रिपीट कर चुका हूं, बहुत बार, कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वह युग्मकों के निर्माण के द्वारा निर्माण के समय होता है, और इसी से क्या होता है कि अगुणित जो है वह युग्मक बनते हैं। युग्मक नर तथा मादा के होते हैं, और यह नर तथा मादा के शरीर में ही बनते हैं। और मादा के शरीर में नर के जो युग्मक हैं जब वह आते हैं तो मादा की युग्मक से वह संलयित होते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है कि जो जाइगोट है उसका जो है फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के अंदर आगे जो है वो कोशिका विभाजन होता है, अत्यधिक लेवल पर कोशिका विभाजन होता है, जिससे जो है एम्ब्रियो अर्थात जो भ्रूण है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो भ्रूण की जो फॉर्मेशन है, उसी जो भ्रूण का जो बनना है उसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं, अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस हम उसे कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये दोनों ही फिर जो है वह डिप्लॉयड हुए अर्थात द्विगुणित हुए। ये भी आपको पता होना चाहिए। जाइगोट जो द्विगुणित क्यों होगा, क्योंकि ये जो है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बन रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने आज डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम अब अपने दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन।
पहला जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है ये सेकंड और थर्ड चैप्टर के लिए कुछ बेसिक्स था। यहाँ हमने ये समझा कि जनन क्या है, हमने बेसिक्स चीज़ों के विषय के बारे में पढ़ा कि जनन क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक आप इस वीडियो को इसलिए करें क्योंकि अगर आपको ये दोबारा देखनी है तो ये आपके लाइक सेक्शन में प्रेजेंट रहेगी, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं वापस। एंड अगर आप ये पीपीटीज चाहते हैं कि आपको ये पीपीटीज मिले, आपको अपलोडेड क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चंस के सेट मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ये सारी जो है अपडेट वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे अब दूसरे अध्याय के साथ, तो जुड़े हमारे साथ लाइव। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।